हाँ प्यारे बच्चों नमस्कार। हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। उसी का शेष भाग हम आगे पढ़ेंगे आज। तो देखें क्वेश्चन नंबर 5 आपको करवा दिए थे। क्वेश्चन 6 देखेंगे। प्रश्नावली 5.2 कक्षा 10 क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक हमने पढ़ लिए थे। छठा क्वेश्चन पढ़ेंगे। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। आपको बताना है कि 3 अक्षरों की संख्या और 3 अक्षरों की ऐसी संख्याएं जिनमें 7 का भाग पूरा जाता हो। 7 से विभाज्य का मतलब है 7 का भाग पूरा जाना चाहिए। तो 3 अंकों की संख्याएं 100 से स्टार्ट होती हैं। 100, 101, 102, 103, 104, 105 ऐसे करते करते लास्ट में 3 अक्षरों की संख्या होती है 999। ये तो मैंने सारी संख्याएं ले ली हैं 3 अक्षरों की, 100 से लगाकर 999 तक। 1000 में 4 अक्षर आते हैं, इसलिए ये 4 अक्षरों की है, तो यहाँ तक होंगी 3 अक्षरों की। 7 से विभाज्य का मतलब है कि 7 का भाग जाने वाली संख्याएं छांटनी है हमें। तो देखिएगा 100 में 7 का भाग नहीं जाएगा। 7 एकन 7, बच गए 3, 0, 7 चौके 28, बच गए 2, भाग नहीं जा रहा। इसी प्रकार 101 में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। जैसे इसमें शेषफल 2 बच गया, इसमें शेषफल 3 बच गया। इसी प्रकार इसमें शेषफल 4 बचेगा, इसमें शेषफल 5 बचेगा, इसमें शेषफल 6 बचेगा। 7 शेषफल नहीं बच सकता क्योंकि 7 से विभाजित करना है, तो इसमें भाग पूरा जाएगा। 7 का भाग इसमें दें तो 7 एकन 7, बच गए 3, 7 पंजे 35। इसमें शेषफल 0 आया है, यानी कि 3 अक्षरों की पहली संख्या 105 होगी जो 7 से विभाज्य है, यानी कि जिसमें 7 का भाग पूरा जाता है। तो हम एपी बनाएं 7 से विभाज्य संख्याओं की एपी या समांतर श्रेणी कह सकते हैं हम। तो पहली संख्या मिल गई हमें 105। पहली संख्या ऐसी 7 का भाग जाने वाली 3 अक्षरों की संख्या है 105। अब पहली संख्या ले लेंगे 105। एक 105 के बाद आगे की संख्याएं साथ साथ जोड़ने पर पता चल जाएगी। 105 में 7 जोड़ दें 112, 112 में 7 जोड़ दें 119, 119 में 7 जोड़ दें 126, डैश डैश डैश। लास्ट संख्या अगर हमें देखनी है तो या तो देखिए 999 में 7 का भाग देकर पता लगाइए कि विभाज्य है कि नहीं है। 998 में लगाइए 7 का भाग देकर कि ये 7 से विभाज्य है कि नहीं है। 997 में 7 का भाग देकर देखिए कि ये 7 से विभाज्य है कि नहीं है। 996 में 7 का भाग देकर देखिए कि ये 7 से विभाज्य है कि नहीं है। 995 में 7 का भाग देकर देखिए कि ये 7 से विभाज्य है कि नहीं है।
994 में 7 का भाग देकर देखिए कि ये 7 से विभाज्य है या नहीं है, क्योंकि 3 अक्षरों की संख्या लास्ट ये है तो इधर वाली संख्याएं लेंगे 98, 97, 96, 95 और 94। वैसे ये भाग दे करके हम देखेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है ज़्यादा, इसलिए शॉर्टकट में हम सीधे ही पता लगा सकते हैं कि 105, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं छोड़ करके छठी संख्या में भाग जा रहा है। तो इधर से भी 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं छोड़ करके छठी में भागे पूरा 7 का भाग जाएगा। इसलिए 3 अक्षरों की अंतिम संख्या हो गई 994, जो 7 से विभाज्य है। तो इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी का निर्माण कर सकते हैं 3 अंकों वाली संख्याओं में 7 से विभाज्य संख्याओं का। अब हमें इनकी संख्या ज्ञात करनी है कि ये कितनी होंगी, यानी 105 से लगाकर 994 तक ऐसी कितनी संख्याएं आएंगी जिनमें 7 का भाग जाएगा, कितनी संख्याएं आएंगी ये बताना है। तो यानी कि ए का मान हो गया 105, श्रेणी का पहला पद। डी का मान देखिए A2 माइनस A1, 112 माइनस 105। श्रेणी के पहले पद को ए बोलते हैं, श्रेणी के दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, चौथे को A4, लास्ट पद को AN बोलते हैं। और जो पदों के बीच में अंतर होता है, जैसे 112 में से 105 घटाएं तो 7 आ रहा है, 119 में से 112 घटाएं तो 7 आ रहा है, 126 में से 119 घटाएं तो 7 आ रहा है। ये जो 7 अंतर आ रहा है इन पदों के बीच में, इसको सार्वय अंतर या डी बोलते हैं। इसलिए डी बराबर दूसरे में से पहला पद घटाया, यानी डी बराबर आ गया 7, और अंतिम पद को AN बोलते हैं, तो ये आ गया 994। अब हमें मान निकालना है n का। पिछले वीडियो में आपको AN का मैंने इसका एक फॉर्मूला बताया था अंतिम पद ज्ञात करने का, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर AN। इसमें दिए गए मान रख देंगे तो हमें n का मान प्राप्त हो जाएगा। a के स्थान पर a का मान है 105, तो इसके स्थान पर 105 आ जाएगा, प्लस n माइनस 1 डी का मान हमने ज्ञात किया, यहाँ देखिए 7, तो इसके स्थान पर 7 आ जाएगा। an का मान हमारे पास है 994। अब यहाँ तो 105 प्लस का है, जब ये पक्षांतरण करके बराबर से इधर जाएगा तो 994 के माइनस में हो जाएगा 105। ये जो 7 है इसके गुणा में है तो इसके चला जाएगा भाग में, यहाँ पे बच गया n माइनस 1। ये दो संख्याएं थी, ये प्लस में थी, ये माइनस में चली गई, ये इसके गुणा में थी, ये भाग में चली गई, यहाँ पर रह गया n माइनस 1। तो ये आ जाएगा n माइनस 1, 14 में से 5 गए 9, 8, 8 बटे 7, n माइनस 1, 7 का भाग लगा दें 889 के अंदर, 889 के अंदर देना है 7 का भाग। 7 एकन 7, बच गया 1, 7 दूनी 14, बच गए 4, 7 7 49, यानी कि n माइनस 1 बराबर 127 आ गया। n का मान निकालना है तो 127 प्लस में 1, n बराबर आ गया 128। तो हमें पता चल गया कि 3 अंकों की जो संख्याएं हैं उसके अंदर 7 का भाग जाने वाली संख्याएं 128 आएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अब, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एक एपी दी गई है, हमें समांतर श्रेणी दे रखी है, उसका अंतिम पद से पद ज्ञात करना है। एपी है 10, 7, 4, 10, 7, 4 डैश 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 और 88 के अंतिम पद से -62
के अंतिम पद से ग्यारहवां पद ज्ञात करें। अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करें। सिस्टम पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि कोई भी पद ज्ञात करना हो, जैसे a2 ज्ञात करना हो तो a + 1d आता है। तीसरा पद ज्ञात करना हो तो a + 2d आता है। अगर 10वां पद ज्ञात करना हो तो a + 9d आता है। यानी जो भी पद हमें ज्ञात करना होता है उससे 1 कम d को पहले पद के साथ जोड़ा जाता है। जैसे तीसरा पद है तो 2d, 10वां पद है तो 9d, अगर 50वां पद है तो a + 49d, ऐसे पद ज्ञात किया जाता है। लेकिन ये सिस्टम चलता है, ये सिस्टम पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, जो क्वेश्चन करवाए थे 1 से लगाकर 5 तक, उसमें ये तब चलता है जब आपको इस साइड से कोई पद पूछा जाए। तो ये तो होता है स्टार्टिंग से पद पूछना, और अगर आपको -62 की तरफ से पद पूछा जाता है तो अंतिम पद से पद पूछा जाता है। जैसे इस प्रश्न में पूछा है, इसमें पूछा है -62 से 10 पद गिन करके 11वां पद बताना है आपको। तो अंतिम पद से कोई पद ज्ञात करना हो तो जैसे इसमें ये a2, a3, a4, a10, a50 ऐसे होता है, ऐसे ही ये तो होता है प्रथम पद से कोई पद ज्ञात करना। ये सिस्टम तो होता है स्टार्टिंग से, इस साइड से, पिछली साइड से जब पद ज्ञात करना हो इधर की ओर, उल्टा चलना हो तब, जब अंतिम पद से, तो ऐसे लिखा जाता है। जैसे L2 ज्ञात करना हो, L - d होता है। L3 करना हो तो L - 2d होता है। L10 करना हो तो L - 9d होता है। L50 ज्ञात करना हो तो L - 49d होता है। यानी क्या फ़र्क आया है पहले वाले सूत्रों में और इन सूत्रों में? जहाँ पर पहले स्टार्टिंग से प्रथम पद से लेते हैं तो प्रथम पद लिया जाता है, और अंतिम पद से लेते हैं तो अंतिम पद को लिया जाता है। L अंतिम पद का संकेत होता है, लास्ट पद का। प्रथम पद से कोई पद ज्ञात करना हो तो प्रथम पद को लिया जाता है, अंतिम पद से कोई ज्ञात करना हो पद तो अंतिम पद को लिया जाता है। इसमें 1d कम करके प्लस किया जाता है, इसमें 1d कम करके माइनस किया जाता है। तो यहाँ पर हमें करना है 11वां पद ज्ञात, और करना है हमें अंतिम पद से। तो इस सिस्टम पर सवाल को हम हल करेंगे। तो देखें, हमें ज्ञात करना है 11वां पद, तो L11 बराबर L - 10d। अब L का मान देखिए, लास्ट पद को L बोलते हैं। L बराबर -62 हो गए। D बराबर देखिए 7 - 10 बराबर -3 हो गए। अब यहाँ पर लिखेंगे हम -62 -10 गुणा में -3, ये -62 माइनस ये +10 ये 30। अब 30 प्लस के हैं, 62 माइनस के हैं, तो माइनस के 32 ज़्यादा हैं, तो L का मान आ जाएगा -32। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखें। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और रखता हूँ, जैसे कि समांतर श्रेणी है हमारे पास 1, 4, 7, 10 से अंतिम पद 88। अंतिम पद से हमें ज्ञात करना है 12वां पद। तो देखिएगा, अंतिम पद से 12वां पद ज्ञात करना है, तो L का मान हो गया अपने पास 88, लास्ट पद ये है हमारे पास।
और डी का मान आ जाएगा 4 - 1 = 3। और हमें ज्ञात करना है एल 12, तो एल - 11D, एल 88 है, -11 × डी का मान 3 है, 88 - 11 = 33, ये बच जाएगा हमारे पास 55। तो इस प्रकार से हम शुरुआत से भी कोई पद ज्ञात कर सकते हैं, अंतिम पद से भी कोई पद ज्ञात कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि जब अंतिम पद से पद ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर एल आता है, शुरुआत से करते हैं कोई पद ज्ञात है तो यहाँ पर ए आता है, अंतिम पद से पद ज्ञात करते हैं तो ये माइनस में डी आते हैं, शुरुआत से करते हैं तो प्लस में आते हैं। इतना ही अंतर है दोनों में। बाकी हम श्रेणी के शुरुआत से भी कोई पद ज्ञात कर सकते हैं, लास्ट से भी कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 9। एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। उसका प्रथम व अंतिम पद क्रम से 7 और 125 है। प्रथम पद क्रम से 7 और 125 है। बताना है कि उसका 32वां पद क्या होगा। उसका 32वां पद ज्ञात करो। देखें तो प्रथम पद को ए बोलते हैं, ए का मान 7 है, प्रथम पद 7 है। अंतिम पद को एन बोलते हैं जिसका मान 125 है, अंतिम पद 125 है। और एन का मान 60 है। समांतर श्रेणी में 60 पद हैं, पदों की संख्या को एन बोलते हैं, तो एन का मान 60 है। अब इसके द्वारा हम डी का मान ज्ञात कर सकते हैं। डी हमें पता नहीं है, तो ये 4 जो संकेत हैं हमारे इस सूत्र में हमें मिलते हैं। a + n - 1 × d = an। जो 3 मान इस सूत्र के दिए गए हैं हमें वो सूत्र में रख देंगे, तो चौथा मान d का है वो आ जाएगा हमारे पास। तो a का मान 7 हो गया, n - 1, n 60 है, 60 - 1 × d = n का मान 125 है। ये 7 अब यहाँ प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 125 - 7 हो जाएगा। यहाँ पर 60 में से 1 गया, 59 गुणा में d। अब देखिए ये आ गया 118, 125 में से 7 घटाएंगे तो d का मान ज्ञात करना है, तो 59 d के गुणा में है, इधर भाग में चला जाएगा, d बराबर आ जाएगा 2, क्योंकि 59 दूनी 118 होते हैं। अगर पहाड़ा नहीं भी पढ़ना है तो ऐसे कर सकते हैं कि 60 दूनी 120 होते हैं, ये 60 से 1 कम है तो 118, 100 से 2 कम है, 2 पर पहाड़ा पढ़ा जा रहा है। ऐसे भी नहीं पता चले तो सीधा देख सकते हो, 50 दूनी 100 होता है और 9 दूनी 18 होता है, तो 59 दूनी 118 हो गई। अब d का मान हमारे पास 2 आ गया, हमें निकालना है 32वां पद, यानी हमें निकालना है a32। a32 के लिए a + 31d आ जाएगा, 32 से 1 कम d पहले पद में जोड़ना है। पहला पद हमारे पास है 7, तो a का मान 7 आ गया,
31 गुणा में डी का मान हमारे पास है 2, ये आ गया 7 प्लस 31 दूनी 62, कुल मिलाकर के टोटल बन गया हमारे पास 69। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 9 को हल कर सकते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। चार संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। यदि उनका योग 50 है तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुणी है, तो संख्याएं ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम 4 संख्याएं लेंगे। जैसे पहली संख्या A1, इसको ले लिया A से, दूसरी संख्या A2, ये A प्लस डी हो ही जाएगी, तीसरी संख्या A3, ये A प्लस 2D होती है, चौथी संख्या A4, ये A प्लस 3D होती है। तो सर्वप्रथम तो ये देखें हम कि चारों संख्याओं का योग करने पर योग दिया हुआ है हमारे को 50, तो ये 50 के बराबर योग होना चाहिए इनका। तो प्रश्नानुसार चारों का जोड़ करें A प्लस A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D। चारों आ गई, पहली आ गई, दूसरी संख्या आ गई, फिर तीसरी संख्या आ गई, फिर चौथी संख्या आ गई। चारों संख्याएं जोड़ दी हमने, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या, सब के बीच में प्लस लगा दिया। इसका मतलब जोड़ हो गया इनका, और जोड़ आना चाहिए 50 के बराबर, क्योंकि चारों संख्याओं का जोड़ 50 दिया है हमें। अब जोड़ें तो देखिए 1A, 2A, 3A और 4A। जोड़ बन गया 4A प्लस 1D और 2D 3D और 3D 6D, बराबर आ गया 50। अब देखिए ये हमारे पास समीकरण बन गई है। समीकरण के अंदर देखिए पूरी समीकरण के सारे पदों में 2 का भाग जा रहा है। अगर भाग देने पर समीकरण छोटी होती हो तो उसको कर देना चाहिए, क्योंकि समीकरण के सभी पदों में हम किसी भी संख्या का भाग दे सकते हैं, समीकरण के मान पर कोई असर नहीं पड़ता है। फिर यहाँ पर हमारी समीकरण हम छोटी कर देंगे, 2 का भाग लेकर के 2A प्लस 3D बराबर 25। समीकरण नंबर 1 सारे पदों में यहाँ पर मैंने 2 का भाग लगाया है। 2 का भाग 4A में देंगे तो 2A आ जाएगा, 2 का भाग 6D में देंगे तो 3D बचेगा, 2 का भाग 50 में देंगे तो 25 होगा। अगर भाग नहीं भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाग दे भी दें तो भी समीकरण के मान पर कोई असर नहीं होगा। सिर्फ इतना है कि यहाँ पे थोड़े बड़े मान थे, यहाँ पे थोड़े छोटे मान हो गए हैं। अब देखिए दूसरा तथ्य हम पढ़ेंगे। सबसे बड़ी जो संख्या है
वो सबसे छोटी संख्या की 4 गुणी है। यहाँ तक पढ़ेंगे इसको कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुणी है, यानी ये सबसे बड़ी संख्या है, ये सबसे छोटी संख्या है, ये पहली संख्या सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी। इसलिए अगर इसको हम 4 से गुणा करते हैं तो इसके बराबर होनी चाहिए, क्योंकि इससे ये 4 गुणी है, इस संख्या से ये 4 गुणी है। अगर दोनों को बराबर लिखना है तो इसको 4 से गुणा करने पर इसके बराबर हो जाएगी। तो पुनः प्रश्नानुसार लिखें तो 4a बराबर a + 3d हो जाएगा, यानी पहले पद का 4 गुणा बराबर हो गया सबसे बड़ा जो पद है उसके। यही लिखा है यहाँ पर, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुणी है, यानी 4 गुणी के बराबर है। तो स्थानांतरण कर दें, a को इधर लाएं तो इसमें से घट जाएगा, ये 3a बचेगा, इधर 3d रह जाएगा, 3 से 3 कैंसल, a बराबर d, ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 2 का मान समी 1 में रखने पर तो देखिए 2a प्लस आगे है 3d, इस 3d के स्थान पर a लिख सकते हैं हम, क्योंकि a और d बराबर है। तो 3d की जगह 3a लिख दें बराबर 25, 3 और 2 क्या आ गया 5a बराबर 25, a का मान देखिए 25 और ये 5 इसके गुणा में है, इसके भाग में चला जाएगा, a बराबर 25 में 5 का भाग दें तो 5 आ जाएगा। अब हमें पता है कि a का और d का मान बराबर है, यदि a का मान 5 है तो d का मान भी बराबर है, तो लिखेंगे चूँकि a बराबर d, अतः d बराबर भी मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिख रहा है हमें समीकरण 2 के अंदर कि a और d बराबर ही है। तो अगर a का मान 5 है तो d का मान भी 5 ही होगा। अब हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो जैसे पहली संख्या तो आ गई हमारे पास 5 a का मान, दूसरी संख्या a2 का मान देखिए 5 + 5 बराबर आ जाएगा 10, क्योंकि a के स्थान पर भी 5 आएगा, d के स्थान पर भी 5 आएगा। फिर तीसरी संख्या देखिए हमारे पास आएगी a + 2d, यानी a का मान 5 + 2 × d का मान 5, यानी 5 + 10, यानी ये आ जाएगी 15। और इसी प्रकार से चौथी संख्या a4, a + a का मान 5 है, इसमें मान रखना है a + 3d, a का मान 5 है, 3 × d का मान भी 5 है, तो 5 + 3 = 15, 5 + 15 बराबर 20। तो चारों संख्याएं आ गई, पहली 5 हो गई, दूसरी 10, तीसरी 15 और चौथी 20। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को, अंतिम जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.2 का, इसको हम हल कर सकते हैं। तो 5.2 कंप्लीट हो गई है, अच्छी प्रकार से आप इसको निकाल के अभ्यास कर लेना। बाकी 5.3 करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।